शेर है और उसका पहली लाइन सत्य है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। 1947 में तात्कालिक आपाधापी में अगर हमारे राजनीतिक पूर्वजों से कोई ऐसा काम हुआ जो देश के बृहत्तर राष्ट्रीय हित में नहीं है, तो हम सिर्फ उसे इसलिए दबाए रखें कि दूसरी वाली पार्टी है, इसके खिलाफ हमें बोलना है, इस सरकार के खिलाफ हमें बोलना है, इस प्रधानमंत्री को घेरना, इस गृह मंत्री को घेरना है। ये हमारी निजी लड़ाई है, हम लड़ लेंगे, सबने लड़ी है, हमने भी राजनीति में लड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक उपचार हो रहा है, एक गलती हो गई, ये गलत बन गई। कई बार घरों में हो जाता है कि पीछे वाला कमरा जो है इसकी छत गलत पड़ गई, तो उसके बाद क्या है, आगे बेटे जवान हो गए, दुनिया में गए, उन्होंने पैसा कमाया, आगे से उन्होंने घर को तैयार करा। गांव में अक्सर ऐसा होता है, तो पीछे वाला जो घेर था उसकी छत नीची थी, तो उस छत को खुलवा के ऊपर एक सार छत करी। तो घर के बुजुर्ग बाहर बैठ के कहते हैं अजी लड़के कामयाब हो गए, इन्होंने ठीक कर ली। तो अगर आज देश ऐसी स्थिति पर आ गया है कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका की भी हिम्मत नहीं हो रही है हमारे विरुद्ध कुछ बोलने की, चाइना चुप है, रशिया चुप है, ये अपने आप तो हुआ नहीं होगा, यह हम जैसे करोड़ों लोगों के श्रम से हुआ है और सरकार की नीतियों और सरकार के साधने से हुआ है। सरकार भी भारत की है, तो ऐसे में केवल विरोध के लिए विरोध करना, इसलिए जो उसकी पहली लाइन है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और एक जो परेशानी मुझे सदा करती थी, और आज मुझे खुशी है इस बात की कि आज से 4 साल पहले मैंने कश्मीर में जो वीडियो बनाया था, कश्मीर के बारे में जो आपके चैनल ने दिखाया था, जिसके बाद मेरी पार्टी में मुझसे लड़ाई हुई काफ़ी ज़्यादा, मुझे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। उसी दिन के बाद से अपने अमानती जो पालित थे वो ग्राम सिंह, वो उसने मुझ पर छोड़े कि इनके खिलाफ हमला कीजिएगा तो भाजपा के साथ है। मैं सेना के बारे में बोला था कि भाई आप सेना के बारे में ऐसा मत बोलिए जिससे पाकिस्तान उसकी एडवांटेज ले, जिससे दुनिया भर में हमारी थूतू हो। और उन्होंने कहा कि नहीं भाड़ में गया देश, पहले मोदी निपटाना जरूरी है। अरे मोदी निपट जाए, मोदी को शाश्वत आदमी थोड़ी है, 5 साल बाद दूसरा आदमी होगा, 10 साल बाद दूसरा आदमी होगा। लेकिन इंटरनेशनली अगर हमारा स्टैंड कमजोर हो गया, अगर मैं कभी दुबई गया, अगर मैं कभी अमेरिका गया और 4 पाकिस्तानियों के साथ मेरी बहस हुई किसी इंटरनेशनल फोरम पर, और वो मुझे कहें कि आप क्या बकवास कर रहे हैं, आपका नेता ही कह रहा था ऐसा, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो मुझे लगता है कि वो जो उस समय बोला था, उस समय भाजपा के लोग भी नाराज थे मुझसे कि अब कौन सी आफत है, अब तो तुम हो राष्ट्रवादी हो, अब तो करो, अब क्या प्रॉब्लम है। इतने वर्ष लगे, लेकिन अंततः अगर वो सफल सिद्ध हुआ है, तो जिस तरह दिनकर जी ने कहा था हमारी पाकिस्तान से लड़ाई में जीत के बाद कि ये लड़ाई प्रधानमंत्री की जीत नहीं है, ये बाकी की जीत नहीं है, इसमें मेरी कविता की भी जीत है, परशुराम की प्रतीक्षा की। तो मैं एज कवि के नाते ये मानता हूँ कि ये हम सब की भी जीत है, जिसमें मैं कहता हूँ या हमारा कवि वाहिद कहता है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत। वो बहुत ही बेशर्मी की बात थी जब देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग, चाहे प्रधानमंत्री चाहे कोई भी, वो 2 ध्वजों के बीच में बैठते थे। तो मुझे बार बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प याद आता था, भारत की एक रूपता का नक्शा याद आता था, और मैं किलसता था और मैं ट्वीट करता था और गालियां खाता था। आज शुभ हुआ है, ठीक हुआ है, जब मैं देख रहा हूं कि झंडा हमारा वहीं पहुंच रहा है। मांगो, हाँ, लिखित में माफी मांगो। और बाद में जब लास्ट की जो एनी हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग थे, उसमें आज जो मध्य प्रदेश में जिनको पदप्रहार कर दिया गया पृष्ठभाग पर, जो वहां के अध्यक्ष बने हुए थे, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि लिखो, माफी मांगो, अभी मांगो। और हमारे नेता ने कहा माफी मांगेगा। मैंने कहा लिख के दे, माफी मांग, लिख के दे, अभी बताता हूं तुझे। तब तो 25-30 लोग घेरे हुए थे, मैं अकेला ही था, और मैंने कहा नहीं ये तो नहीं चलेगा। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तुम कह दो कि तूने सेना का साथ देके गलत किया। मैं कोई युद्धोन्मादी नहीं हूं भैया, मुझे कोई युद्ध नहीं चाहिए, मैं प्रेम का कवि हूं, प्यार गाने वाला आदमी हूं, मैं क्यों युद्ध चाहूंगा। लेकिन जिस जमीन के टुकड़े को आपने सीमाओं से घेर के एक कागज की किताब, संविधान जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से अंगीकृत किया है, उन सीमाओं का सम्मान तो आप करोगे, क्योंकि हम तो नष्ट हो जाएंगे, हम तो 30-40-50 साल बाद रहेंगे नहीं, उसके बाद अगली जनरेशन आएगी, लोग हमारे नाम पे थूकेंगे, और आज इनके नाम पे थूक रहे हैं। तो आज जब चादर फटी है तो आ गए कि नहीं हम भी साथ हैं, हम भी साथ हैं। भाई तुम अपने पूर्ण राज्य के लिए तो छाती माथा कूट रहे हो, जो कि हो नहीं सकता, और दूसरा राज्य रिड्यूस करके। इसमें मैं राहुल गांधी, प्रियंका जी और सोनिया जी के बारे में ये भी कहूँगा कि प्रियंका ने बहुत मेहनत की है, राहुल ने भारतीय राजनीति को समझने की पिछले 5 वर्ष में काफ़ी मेहनत की। ये बात अलग है कि वो अमेठी में हार गए, उसमें हमारी भी थोड़ी बुआई सम्मिलित है जो हम करके आए थे। स्मृति जी ने अपना बाकायदा वहाँ कॉन्ट्रैक्ट रखा, लगातार जाती आती नहीं, लड़ी, अच्छा जीत गई। लेकिन आज देख के ये दुख होता है कि उन्होंने पार्टी में जो नेता चुना लोकसभा के अंदर, अधीर रंजन जी, वो हिंदी की आड़ लेके ये नहीं कह सकते कि वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहने की तो यूनाइटेड नेशंस का मसला है। अरे यही तो पाकिस्तान बोल रहा है भाई, यही आप बोल रहे हैं। कौन यूनाइटेड नेशन जो अमेरिका के इशारों पे पलता हो? हमें किसी की चौधराहट नहीं चाहिए, ना अमेरिका की चाहिए ना यूनाइटेड नेशंस की चाहिए। मैंने कभी कहा था कि वो है अमन के वास्ते जग में बना यूएनओ, यूएसए की यू है इसमें, बाकी सबकी नो ही नो। जब उसने लादेन को पकड़ के खींच के मारा था अमेरिका ने, तो यूनाइटेड नेशंस बोला था कि आपने इनकी एयर जो सीमा है उसे कैसे लाद दिया। जब उसने एक अच्छे खासे अफगानिस्तान को मलबे में तबाह किया था, तब कोई बोला था? आज जो वो तिब्बत में कर रहे हैं पड़ोसी हमारे चाइना, कोई बोलता है क्या? जो वो आज अपने पड़ोसी देश वहाँ अमेरिका कर रहा है, कोई बोलता है क्या?
अरे जिसके पास शक्ति होती है उसके साथ विश्व चलता है। आप विश्व को अपना क्या संदेश दे रहे हैं शक्तिहीन होने का? तो यूनाइटेड नेशंस कहां से बीच में आ गया? अगर उस समय गलती हो गई कि श्रीनगर में एक ऑफिस बन गया तो यूनाइटेड नेशंस को थैंक यू बोलिए, लव यू, गॉड ब्लेस यू, उनको एक फेयरवेल का गिफ्ट दीजिए भारत की ओर से, नटराज की मूर्ति, और बताइए नटराज है, जहर पीते हैं लेकिन गुस्सा आ जाए तांडव भी करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं, तुम्हारी छाती पे भी कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो अधीर रंजन चौधरी को लाके मनीष तिवारी, जो हमारे 14 के आंदोलन में कांग्रेस की लुटिया डुबाने के प्रमुख कर्णधार थे, ना वो अन्ना हजारे के बारे में वो अपशब्द बोलते, ना उनका वो अहंकार होता, तुम बाबू राव किशन राव, फिर आप ले आए। हमारे कहते हैं आजमावे को आजमावे और कांग्रेसी कहलावे। यार आप संसद में खड़े हुए हो, आप बैठी हैं वहां पर माता, आपके पुत्र तो दिखाई नहीं रहे, शाम को बैठते हो कि नहीं बैठते हो? हम भी घर में बैठते हैं, कोई बात होती है कैसे करेंगे कैसे करें। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, विपक्ष का व्यवहार देख के मुझे दुख हुआ। हाँ, जो संसदीय प्रक्रिया नहीं अपनाएगी जैसा उनका कहना है, हमारे कई बुद्धिजीवी भी विलाप कर रहे हैं कि साहब इंटरनेट कट गया है, इंटरनेट कट गया है। भैया कुछ घंटों के लिए संपर्क कटा है, विस्थापितों की तरह उनका जीवन नहीं कटा। मेरे पड़ोस में रहते हैं लिड्डू साहब, 1 घंटा आते हैं मिलने के लिए, आधा घंटे में आंसू आ जाते हैं। बहुत बड़ा घर था, 1000 मीटर का था, घोड़ा था मेरे पास, रोने लगते हैं। उनसे कौन पूछे? उनका तो सब कट गया भाई, आपका तो संपर्क कटा है। 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद संपर्क ठीक हो जाएगा, इसमें क्या रोना पीटना है? इसमें ऐसी कौन सी? मैं आज एक देख रहा था, एक पत्रकार का वो लिख रही थी कि साहब वो मैंने टॉय खरीदा था अपने भतीजे के लिए और मैं ईद पे टॉय कैसे देने पाऊँ? वाह, ईद पे टॉय नहीं पहुंचा तो लोकतंत्र, संविधान, मर्यादा, भारत सब खत्म हो गया। और वो जो लाखों लोग रातों रात जिनसे कहा गया कि अपनी बहनों और बेटियों को छोड़ कर निकल जाओ, जो रात में निकल आए तो संविधान संकट में नहीं आया। भाई प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन हो रहा है, इंजेक्शन लगा है, थोड़ा सा दर्द करेगा। अगर इंजेक्शन नहीं लगाना और उसके बारे में नहीं चुभेगा तो अंग कट के गिरेगा। असर करेगा इंजेक्शन? आपको लगता है दूरगामी परिणाम सकारात्मक? निश्चित रूप से करेगा। मैं कश्मीर लगातार जाता हूं, मुझे उनसे मोहब्बत है, कश्मीरी मुझे प्यार करते हैं। डल झील के किनारे कहीं चाय पीता हूं, आपके चैनल के लिए गया हूं, कितनी बार आपके लिए शूट गया हूं। नहीं अरे शायर साहब आपसे क्या पैसा लेना, ऐसे कहवा पिलाते हैं। इतने प्यारे लोग हैं, वो 10-15 राजनीतिक लफंगों के बंधक हैं, उनकी दुकान चल रही है। उनको पाकिस्तान भी पैसा देता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, देश दुनिया का एक बड़ा देश है, वो भी उनको पैसा देता है डॉलर्स के माध्यम से, और हिंदुस्तान में भी कुछ ताकतें उनको सपोर्ट करती हैं, उनकी दुकानें चले। आज मैंने देखा हमारी महबूबा जी की जो बिटियां हैं, सना, हमारी भतीजी जैसी हैं, प्यारी सी हैं, वो कह रही थी मेरी माँ से संपर्क नहीं हो पा रहा, पता नहीं मेरी माँ कैसी है, मेरी माँ कैसी है। तो मैं उनका जीवन परिचय पढ़ने लगा तो पता चला कि वो लंदन के पास एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से वो ग्रेजुएशन किया, उन्होंने फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो उन्होंने लिखा कि फिर मुझे लगा कि जब माँ मुख्यमंत्री होगी तो मुझे उनके राजनीतिक कामों में सहयोग करना आना चाहिए। तो मैं महबूबा जी से अनुरोध करता हूँ कि सना बिटिया को 500 रुपये प्रति व्यक्ति वाली उसी स्कीम में सम्मिलित कराएं जिसमें लड़कियां पत्थर फेंकती हैं। इनके खुद के बच्चे पढ़ेंगे दुबई, इनके खुद के बच्चे पढ़ेंगे लंदन मेडिकल साइंसेज, अमेरिका पढ़ेंगे, और कश्मीरी का बच्चा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी और उसे 100 रुपये देखेंगे पत्थर फेंक सेना पर। तो अभी आप देखिएगा 6-7-8 महीने में, साल भर में, और मैं कहूँ नहीं भी कितनी देर में हो, नहीं हो रहा जी। झारखंड बनाया था आपने कि अलग होके बहुत अच्छा हो जाएगा, हो गया क्या? उत्तरांचल बनाया था आपने कि उत्तर प्रदेश से अलग के बहुत बड़ा होगा, हो रहा है ना, धीमे धीमे हो रहा है, हो जाएगा। ऐसी कश्मीर भी वन फाइन डे हो जाएगा। 70 साल से एक नरक भोग रहे थे हम अपनी राजनीतिक चेतना का, उसका उपचार हुआ है। वो मोदी ने कर दिया, अमित शाह ने कर दिया, तुमने कर दिया। भाई हम कांग्रेस तुमको चाहिए, और देश की संसद को और अपनी मेजॉरिटी को ताकत समझ के कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्धारित संविधान की सीमाओं के बाहर। इस पर बहस करो ना, दैनिक बहस करो। वो तो 370 से शुरू हो गए, उन्होंने कहा 370 नहीं। ये एक कहने लगा, वो गुलाम नबी साहब कितने प्यारे आदमी है साहब, हमारी शायरी के शौकीन है, मेरे बड़े भाई जैसे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का सिर काट दिया है। एक वो पढ़ा लिखा हमारा एक मित्र है, प्रोफेसर है, वो अभी JNU से आके सांसद हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आपने वियतनाम उसके फिलिस्तीन बनने का रास्ता खोल दिया। हाउ डेयर यू, फिलिस्तीन बनने का रास्ता खोल देंगे? आप ये बताना चाहते हैं कि भारत भी अपने संकल्पों को इजराइल जैसा कर ले क्या? हम नहीं चाहते वो सब करना कि छोटे बच्चों की लाशें दिखाई दें इधर उधर, और कोई कश्मीर नहीं चाहता। आप देखिए 24 घंटे में कोई ऐसी घटना की सूचना नहीं आई है, सब अपने घर में है, ठीक ठाक चल रहा है। इमरान खान को बेचैनी है, पाकिस्तान को बेचैनी है, उनकी जायज, उनकी दुकान बंद हो रही है। कश्मीर के नाम पर तो पूरी दुनिया से भीख मांग के लाता है कटोरे में, कटोरा खाली रह जाएगा, कश्मीर सॉल्व हो गया। तो मुझे लगता है कि देश के नागरिकों को भी और देश के लोगों को भी पार्टी हित और व्यक्ति पूजा और व्यक्ति विरोध दोनों ही, कुछ लोग इसे बाकी चीज़ों से, वो जो अभद्रताएं चल रही हैं कि हम वहाँ प्लॉट ले लेंगे और शादी वहाँ करें, बहुत ही निकृष्ट बात है, बहुत ही नीच बात है। मैं क्यों प्लॉट लूँगा भाई? वहाँ रहने वाला जो कश्मीरी शायर है, जो अद्वैत दर्शन का अध्येता है, जो स्कॉलर है, उसका घर मेरा घर है, मैं उसके घर जाऊँगा, मैं वहाँ अपनी गज़लें सुनाऊँगा, उसकी नज़में सुनूंगा। वहाँ की राबिया और लल्लत की बेटियाँ जो हमारी बहनें हैं, जो वहाँ की शायरा हैं, मैं उनके हाथ से कहवा पीऊँगा। आपका जो वहाँ पर अशरफ बानी मेरा दोस्त है, उसके घर पे चाय पी के आता हूँ, कहवा पी के आता हूँ, खाना खा के आता हूँ, मैं उसके घर जाऊँगा। मैं क्यों उसके पड़ोस में घर लूँगा भाई?
मेरे भाई अशरफ का घर है तो मेरा ही घर है ना। तो इस अतिवाद से भी बचना पड़ेगा लोगों को। और कुछ लोगों को केवल व्यक्ति विरोध के कारण कि नहीं इनकी सरकार है, उनकी सरकार। इंदिरा जी ने बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया, रोका था, पूरा भारत साथ था। अब कहते हैं सब वादा था। कल मैं आपके चैनल पे बहस सुन रहा था, तो वो एक सज्जन कह रहे थे कि जी वादा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। भाई वादा तो राजवंशों की विलय के समय भी था, प्रिवी पर्स था ना, था कि प्रिवी पर्स दिया करेंगे आपको, आपकी राजा की उपाधि रखेंगे, महाराजा की उपाधि रखेंगे। सामाजिक समरसता के रास्ते में वो बाधा पहुंच रही थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक रात निर्णय लिया, कैबिनेट बिठाई और कहा कि ये राजे महाराजे युवराज दरबार हुक्म सब समाप्त, सब बराबर, सब भारत के नागरिक को एक वोट है, जो तुम्हें दे दिया था वो तुम्हारे पास है और ये तुम्हारी पेंशन। लेकिन उस समय किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि जो है आग लग जाएगी कश्मीर सर मैं बता रहा हूँ आपको मणिदीप, आप बहुत योग्य पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए। पार्टी बन गई थी भाई, चुनाव लड़े, 13 राजस्थान में 13 विधानसभा लेके आए और इंदिरा गांधी को लोकतंत्र की हत्यारी कहते थे वो सब। और पानी पी पी के कोसती थी रानियां और महारानियां, हाथी पर चढ़ के उनके जुलूस निकलते थे, हमारा क्या कर दिया। और प्रजा उनके पीछे पागल थी कि हमारा महाराज के भाई साहब हुक्म से ये ले लिया तो गलत क्यों भाई साहब, और ऐसे करते थे। उसके बाद भी इंदिरा जी ने दृढ़ता दिखाई और देश के हक में एक निर्णय लिया। आज भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र में हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें बहुत सारे राजवंशी आते हैं जो राजवंशी की तरह आते हैं, पर वो हारते हैं और जीतते हैं। ज्योतिरादित्य हारते भी हैं और ज्योतिरादित्य जीतते भी हैं। उनके हारने जीतने से उनके राजा होने का फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही भाजपा में भी लोग हैं, तो वो प्रतिनिधि के रूप में चुन के अच्छी बात है। तो अगर कोई निर्णय देश में लिया गया तो मुझे लगता है हमें ज़्यादा जिम्मेदार होने की, ज़्यादा सजग होने की आवश्यकता है। और ये शल्य चिकित्सा वर्षों से लंबित थी, भारत माता के माथे में ये माइग्रेन था और ये छोटी छोटी गोलियों से, होम्योपैथी की मीठी मीठी गोलियों से हुर्रियत छाप इन्हें करने की कोशिश की जा रही थी। देश के सरकार ने और 2 कुशल सर्जनों ने कोशिश करके इसको ठीक ठाक से माइग्रेन बाहर निकाल दिया है। माँ हमारी खुश है, स्वस्थ है, रक्तचाप ठीक है, सब बहुत बढ़िया होगा, बिल्कुल स्थिर। उनका वीडियो कल मैंने देखा था पुराना, जिसमें वो कह रहे थे कि बिल्कुल मैं समर्थन नहीं करता, धारा 370 है। उनकी बात का कोई विशेष महत्व नहीं है। अब समय चुनाव आ रहा है, चुनाव से पहले उनकी भंगिमाएँ जो होती हैं, माफ़ी मांगना, ये करना, वो करना, इसके दरवाजे जाना, वो अलग होती हैं, चुनाव के बाद अलग होती हैं। तो वो प्रासंगिक है, उनसे प्रासंगिक बात क्या करनी। हाँ, मुझे इस बात का सुख है, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है और मैं अंदर से परसों से, कल से ऐसा खुश हूँ जैसे मेरी निजी विजय हो गई हो। क्योंकि जब कश्मीर में अर्धसैनिक बलों के ऊपर उन लफंगों ने थप्पड़ मारे थे, तो उस वीडियो में मैंने हालांकि केंद्र सरकार को संबोधित किया था और यही सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम में हुआ था। क्योंकि मेरे पास आज भी वो मैसेज सुरक्षित है, जिसमें महान नेताजी जो आज संत बन रहे हैं, इन्होंने मुझे ड्राफ्ट भेजा था कि ये ड्राफ्ट तू बोलेगा वीडियो पे। तो मैंने कहा बकवास बंद कर, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, अभी बताऊंगा, ये फालतू की बात नहीं होगी। मैं घर गया, तब तक वहाँ चम्मच और चापलूस बैठ चुके थे जो उन्हें महान सिद्ध कर चुके थे। उन्होंने सही सोचा है। मैंने तब भी अलग ले जाके कहा, मैं बाथरूम में पीछे पीछे तक उसके गया, मैंने कहा ये बिल्कुल मत कर, इससे कोई पॉलिटिकल फायदा भी नहीं होगा और ये देश का मनोबल गिराएगा, सेना का मनोबल गिराएगा। मैंने मणिदीप स्पष्ट एक वाक्य कहा था, जिव्या पे सरस्वती थी, कि कल पाकिस्तान इसका फायदा लेगा। तो एक पूर्व पत्रकार और अब पत्रकार और बीच में नेता, एक सज्जन थे ज्ञानी, उन्होंने कहा अरे सर मैं इतने दिन मैंने मीडिया चलाया, कुमार साहब कौन पाकिस्तान नोटिस लेता है। और आप यकीन मानिए, इधर वीडियो गया, अगले दिन पाकिस्तान के अखबारों की फ्रंट लाइन था, दिल्ली सीएम ने शंका करी, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, कहा हुआ ही नहीं है। और मैंने कहा हो गया नाश। मैंने कहा मैं तो कोई प्रेस नहीं करूंगा, कोई बाइट नहीं दूंगा और मैं बाहर जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि सेना ने बहुत अच्छा करा है। और मैंने लगातार बोला कि सेना ने शौर्य का परिचय दिया, दिनकर जी की पंक्तियां कोट करी। तो उस समय जो गालियां मैंने खाई, उनकी ट्रॉल सेना ने जो गालियां दी, जो आज भी देते हैं मेरे परिवार को, मुझको, मेरी पत्नी को, बेटियों को, आज भी बकते हैं, उन्होंने जो दुख पहुंचाया, जो आत्मिक कष्ट पहुंचाया, उन नराधमों को, नीचों को ज्ञान मिला है, उनकी औकात नहीं है। जैसे कहते हैं ना, खुदाई जूता जो पड़ता है तो दर्द भी करता है, रोने भी नहीं देता। अभी हो रही है, नहीं हम भी साथ हैं, हम भी साथ हैं। चलो अकल तो नहीं आई है मुझे पता है, लेकिन जेस्चर है, इसका भी स्वागत है। कल कोई आदमी अपनी ड्यूटी करता है, क्योंकि लोगों ने ड्यूटी नहीं की है, तो कोई आदमी ड्यूटी करता है, हम कहते हैं बहुत अच्छा कर्मचारी। काम है भाई, आपका काम इंटरव्यू लेना है, आज तक के लिए मेरा काम इंटरव्यू देना है, इसमें क्या है। प्रधानमंत्री का यही काम है, गृह मंत्री का यही काम है। और इसमें बहुत सारे शल्य चिकित्सक जो नीचे, जिन्होंने एनेस्थीसिया किया होगा, अजीत डोभाल, जिन्होंने और नीचे काम किया होगा, उनको तो भूल ही गए। राम माधव जो पार्टी की ओर से काम कर रहे थे, जिन्होंने सोचा होगा, जो वहाँ राज्यपाल बन के बैठा हुआ है आदमी, वो चौई साहब जो उनका भी कुछ काम रहा होगा। तो एक कोर यूनिट बनती है। और खास तौर पे हम अपने अर्धसैनिक बलों को, अपनी सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे भूल जाएं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। आप देखिए पूरे जम्मू सेक्टर में खुशी का माहौल है, श्रीनगर में कोई विरोध नहीं है, लोग समझ रहे हैं धीमे धीमे, और धीमे धीमे सिंक करेंगे। और मैं आज तक के माध्यम से सारे दर्शकों से अनुरोध करता हूं, अड़ोस पड़ोस में कोई कश्मीरी भाई बहन रहता हो, उसके पास जाइए, उसे गले लगाइए, उससे कहिए मैं तेरा भाई हूं, उसे बताइए कि कितना फायदा होगा।
उससे कहिए कोई किसी सोचने की जरूरत नहीं है, बेहिचक मेरे यहाँ आए, बेहिचक मुझे अपने यहाँ बुला। और जैसे पूरी दुनिया में केरल के तट तक हम घूमते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट तक घूमते हैं, जैसे राजस्थान के सुदूर कछारों तक हम जाते हैं, ऐसे वो पूरे भारत में आए। आज सचमुच में हम दोनों भाई, कश्मीर और हिंदुस्तान, ये दोनों जो भाई हैं जिनके बीच में ये राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित कुछ लोगों की जमात खड़ी हुई थी, वो दीवार गिरी है। इसके लिए निश्चित रूप से भारत सरकार बधाई की पात्र है। और चूंकि भारत सरकार का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और भारत सरकार के गृह मंत्रालय का नेतृत्व अमित शाह कर रहे हैं, तो निस्संदेह बधाई के पात्र है। जिन दलों ने समर्थन किया है, मैं बहुत बधाई देता हूं मायावती जी को, बहुत अखिलेश यादव के दल को, और जिन भी दलों ने बुद्धि दिखाई है वो उनको बहुत बहुत बधाई कि वो देश के इस स्वर में साथ हैं। आपस में राजनीतिक विद्वेष रहेंगे, जिस सदन में खड़े हैं वहाँ खड़े होकर अटल जी का स्टेटमेंट बार बार दोहराइए, सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता का खेल तो सभी प्रकार के खबरों के लिए जुड़े रहिए सरपंच टीवी के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।